मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक टू होम वाला व्लॉग। वैसे आप लोगों ने हांगकांग व्लॉग को इतना ज्यादा प्यार दिया, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और नीव को इतना ज्यादा प्यार दिया। एक्चुअली आप लोग नीव को इतना पसंद करते हो ना, तो नीव को एंजॉय करते देख करके आप लोग को बड़ा अच्छा लग रहा था। देखिए, ट्रैवल व्लॉग्स ना बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। जो घर पे व्लॉग्स बनते हैं उससे कई गुना ज्यादा मेहनत लगती है ट्रैवल व्लॉग्स में, क्योंकि आप घूम फिर भी रहे हो और साथ ही साथ में आपको शूट भी करना है और मेक श्योर करना है कि मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैमरा बहुत शेक कर रहा है। जो होता है ना एक्साइटमेंट में दिखाने के लिए आप बहुत हड़बड़ में दिखा देते हो, फिर ऑडियंस के सर में दर्द होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छे से आपको भी व्लॉग दिखे, आपको भी लगे कि आप वहां पर होकर के आए हो। ये सब में बड़ी मेहनत लगती है, तो जब मेहनत को आप लोग अप्रिशिएट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग नीबू, जय श्री कृष्णा बोलो। जय श्री कृष्णा। हाँ, क्या है? इसके पापा वहाँ बैठे ना, उसको कुछ दिखा रहा है। ये जो नीफ का आप कोकोनट चोटी देख रहे हैं ना, ये बांधा है अंगद ने। रोज सुबह अंगद उसको ऐसी कोकोनट चोटी बांध देता है। बाल कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ खत्म हो रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। ये देखिए, ये देखिए बच्चे की जुल्फे। और ये जो मैस आप देख रहे हो, ये नीबू का फेवरेट काम है। मैं ये सारे बुक्स को समेट के रखती हूँ जानबूझ करके, क्योंकि उसको फैलाने में बड़ा मज़ा आता है। तो जब वो फैल जाएगा वापस से मैं रख दूंगी, फिर वो सबको एक एक करके यहाँ पे फेंकेगा। ये उसका बढ़िया टाइम पास है। चलिए, किचन टॉवेल सारे जो है वॉश करने को डालूंगी। और मेरा जो असिस्टेंट है वो मेरे पीछे पीछे आ चुका है। कोई भी काम करेगी मम्मी या पापा और नीबू, नो नो नो, देखो तुम्हारा ये देखो धोना पड़ जाएगा। ये देखिए, तो पैसिफायर अगर आप डालते हो तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि वो आपको 3-4 रखने पड़ेंगे। और जैसे ही ज़मीन पे गंदा होगा ना, आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको सैनिटाइज करो, चेंज करो। तो ये एक चीज़ रहती है। नीबू देखिए, अब यहाँ खड़ा होगा और कुछ ना कुछ खुराफात करेगा, वहाँ से वो लेगा, देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको करने देते हैं बदमाशी और मैं यहाँ पर काम निपटाती हूँ। तो मुझे ऑलरेडी ये कपड़े मैंने कल रात को धोने में डाले थे, वो सब निकालने हैं। और देखिए कितना लिंट इकट्ठा होता है, क्योंकि ये ड्रायर वाला मशीन है। तो जब आप ड्राई करोगे ना, तो ये गंदगी जो है निकलेगी ही निकलेगी। और नीबू जी मेरी हेल्प करेंगे। वैसे मुझे क्वेश्चन आया था, सोना आपका जो है वो ये फ्रंट ओपन वॉशिंग मशीन है, तो बेबी के साथ में रिस्की नहीं हो जाता? रिस्की नहीं होता क्योंकि इसमें चाइल्ड लॉक आता है। तो ये तो मैंने अभी खोला है, इसलिए नीव निकाल सकता है। अदरवाइज इसमें चाइल्ड लॉक है, बच्चा आपका अंदर घुसेगा नहीं, तो वो चिंता करने की बात नहीं है। नीव छोड़ दे, गंदा करेगा पूरा। हमारे फ्रिज में देखिए एक और कंट्री का मैग्नेट लग चुका है, हांगकांग। अभी मेरा रंगत का ना यही सपना है कि ये जो फ्रिज है पूरा ट्रैवल मैग्नेट से भर जाए। हम लोग नीव के साथ में बहुत सारी कंट्रीज एक्सप्लोर करें। देखिए, हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में ना आपका जो सपना है वो अलग अलग होता है। एक ना एक गोल तो आप मेजर रखते ही हो, जो आपको मोटिवेट करता है सुबह उठ करके काम पे जाने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो हमारा जो अभी ड्रीम है कुछ सालों के लिए वो यही है। अच्छा, यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूंगी। आई एम श्योर इससे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कुछ मोटिवेशन मिलेगी। आप लोग अगर किसी ऐसे स्टेज ऑफ लाइफ पे हो जहां पे आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको जज कर रहे हैं, या अभी आपका फेस जो है वो थोड़ा स्लो चल रहा है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। कई बार ऐसा आपको लाइफ में महसूस होगा कि आप जो है, आपकी जो लाइफ की रफ्तार है वो थोड़ी स्लो हो गई है और आपके आसपास के लोग जो है वो बहुत आगे भाग रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है तो मेरी ये बात जरूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए, एक ना पैटर्न होता है जनरली लोगों का अपनी लाइफ को जीने का, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। आपने किया है कि नहीं मुझे बताइए। तो पैटर्न ये होता है ना कि पहले जैसे पढ़ाई कंप्लीट की, फिर जॉब लगी, फिर शादी होती है। शादी होते ही लोग घूमने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हनीमून पे गए, कोई ना कोई आउट ऑफ इंडिया कंट्री जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर एक और कंट्री एक्सप्लोर करते हैं, फिर प्रेग्नेंट होते हैं। प्रेग्नेंट होते ही गाड़ी खरीदते हैं, फिर बेबी होता है। बेबी होने के 2 साल 3 साल के अंदर में एक अच्छा सा घर बुक करते हैं, फिर उसमें शिफ्ट होते हैं, और ऐसे ही लाइफ जो है चलती रहती है। तो ये जनरली ये पैटर्न जो है मैंने ऑब्जर्व किया है। तो लोगों के नजर में ना सक्सेस का जो एक डेफिनेशन है वो भी इन्हीं चीजों से हो गया है कि आपकी नौकरी कहाँ पे
लगी, आपकी शादी किस घर में हुई, उसके बाद शादी होने के बाद आप कहाँ घूमने के लिए गए, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कितना ब्रांडेड चीजें हैं आपके पास, आपने घर कितना बड़ा खरीदा, आपकी गाड़ी कैसी है, ये सब जो है सक्सेस का एक मापदंड हो गया है। कोई भी ये चीज को सक्सेस नहीं मानता है कि आप अपने आप में खुश हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप गोल ओरिएंटेड लाइफ जी रहे हो। आप जब तक लोगों को बताओगे नहीं, दिखाओगे नहीं, तब तक लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि आप इस पैरामीटर पे कहीं ना कहीं फॉल नहीं हो रहे हो, आप अचीव नहीं कर पा रहे हो वो चीजें जो एक नॉर्म क्रिएट किया गया है लोगों के हिसाब से कि ऐसे ही जिंदगी जी जाती है। अब देखिए मेरे और अंगद के केस में क्या हुआ, ये जो भी मैंने आपको भी पैटर्न बताया जो यूजुअली लोग फॉलो करते हैं, जिसपे सोसाइटी आपको सक्सेसफुल आप हो या नहीं ये डिसाइड करती है, वो हमने तो बिल्कुल फॉलो नहीं किया। हमारी शादी 2012 में हुई, हम कहीं बाहर गए नहीं घूमने फॉरेन वगैरह, हम लोकल ही थोड़ा बहुत हमने घुमा फिरा। 2014 में हमने ये घर बुक कर लिया। अब जब घर बुक कर लिया तो कुछ देर के लिए लोगों को लगा वाह चलो ये अच्छी बात है, यंग एज में घर तो बुक कर लिया, पर ठीक है कोई ऐसा बहुत बड़ा बिल्डर नहीं है, कोई ऐसा बहुत हाई राइज अपार्टमेंट नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, खुद कर सकते हैं, ये तो इजी है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। हमने भी किसी को कुछ भी ज्यादा बताया नहीं। फिर हमें 5 साल लग गए इस घर में शिफ्ट होने में, 2014 से 2019 का अप्रैल हो गया, फिर हम ये घर में शिफ्ट हुए। तो ये जो 5 साल का समय है ना, इसमें हम दोनों ने बहुत अंडर प्ले किया। मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ के रूट लेवल पे जाकर के काम किया। हमने अपने रिश्ते पे काम किया, हमने अपने फाइनेंशियल्स पे काम किया, हमने अपने फ्यूचर पे काम किया, हमने अपने एजुकेशन और करियर पे काम किया। तो ये जो 5 साल का टाइम था ना, लोगों को हमारी तरफ से कोई अपडेट मिलता ही नहीं था। जो एक अपडेट आपके फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कॉलीग एक्सपेक्ट करते हैं, वो कोई भी अपडेट हमारी तरफ से तो आता ही नहीं था। हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे थे, तो अपने करियर के लिए काम कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे थे। मुझे इस घर का इंटीरियर ऐसा करना था जो मेरे लिए एक पोर्टफोलियो भी क्रिएट करे, जिससे मुझे आगे काम मिले, जिससे कि जितना भी हमने इन्वेस्ट किया इस घर पे वो रिटर्न आ जाए, और ये घर ऐसा बने जो मेरे लिए आगे और बहुत सारे एवेन्यूज ओपन करे। अंगद अपने करियर पे फोकस कर रहा था, घूमना फिरना था, मजा मस्ती किया, काफी जगह गए, गोवा गए, केरला गए, महाराष्ट्र गए, पौंडीचेरी गए, बहुत जगह घूमे, पर अपने आसपास ही हम घूम रहे थे। गुजरात जाते थे, पर ऐसा जो होता है ना कि वाह न्यूजीलैंड चले गए, जैसा होता था हमारे आसपास के लोग, तो वो सब कुछ भी हमारे साथ तो हो नहीं रहा था। तो लोग ना दबी दबी आवाज में बातें हमारी कान में आनी शुरू हो गई कि ये लोग तो बिलो मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं। यही होता है जब आप बहुत यंग एज में शादी कर लेते हो। फिर कट्टू कहानी आती है 2019 में, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। जैसे इस घर का फोटोज और वीडियोस जो है वो शेयर होना स्टार्ट हुआ, मैंने यहाँ पार्टी रखी, लोग आए, लोगों के मुंह से लोगों ने सुनना स्टार्ट किया, तो जाकर के लोगों को रियलाइज हुआ कि अच्छा, क्योंकि जो मैंने जो इंटीरियर किया था, देखिए उस टाइम पे मेरी फैमिली में जितने भी घर थे, घर सबके पास में बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे हैं, पर इतने अच्छे से जो मैंने किया था, अकेले हाथ से जो किया था, वो लोगों को बहुत हैरान कर रहा था। स्पेशली क्योंकि लोग हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जैसा मैंने कहा कि इतने सालों से लोगों ने ये मान लिया था कि हम लोग तो बिल्कुल कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसे लोग से आपको कुछ एक अच्छा सुनने को मिलता है ना, तो आप बड़े शॉक्ड हो जाते हो। तो लोग बहुत शॉक हो गए हमारे इस घर का पिक्चर देखने से कि अच्छा इन लोगों ने ऐसा घर बना लिया। खैर, तो एक तो घर ने, उसके बाद कुछ ही महीनों बाद, लाइक 2-3 महीनों के बाद हमने गाड़ी ली, जो कि हमें लेनी ही थी, हर इंसान को लेनी होती है, पर हम पहले नहीं ले रहे थे क्योंकि क्या करेंगे लेकर के, अभी जो पैसे हैं वो इस घर में लगानी है। गाड़ी ली तो चलिए वो भी न्यूज लोगों को मिला। फिर अंगद की जॉब लग गई, और एक ऐसे एमएनसी में जॉब लगी जो ड्रीम कंपनी है कितने सारे लोगों का, एंड वहां जॉब लगना इजी नहीं है। फिर ये भी न्यूज जो है विद इन फ्यू मंथ्स बाहर आई। तो बेसिकली 2019 में एक के बाद हर एक 2-3 महीने पे कुछ ना कुछ न्यूज हमारी तरफ से बाहर आ रही थी। और क्या होता है ना, जब इतनी सारी अच्छी खबरें आने लगती है ना आपकी तरफ से, तो जो रिश्तेदार होते हैं, जो सो कॉल्ड सोसाइटी है आपके आसपास की, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने में बड़ी तकलीफ होती है। ये आपने भी नोटिस किया होगा कि लोग अपनी सक्सेस पे उतना खुश नहीं होते जितना लोगों के फेलियर्स पे होते हैं। तो जब आपको उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बार बार बोलना पड़े, जिन लोगों को आप लोगों ने सोच लिया है कि ये लोग तो कुछ नहीं कर सकते, इनका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो फेल्ड है। और मेरे केस में तो ये टैग मुझे बहुत पहले लग गया था, जब मैंने मेरी मम्मी के जाने के बाद में मेडिकल की पढ़ाई ड्रॉप की थी, तब से ही लोग समझ गए थे कि इसका तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा ये आपको बताने का मतलब ये है कि देखिए, भगवान ने ना कोई यूजर मैनुअल देख करके हमको इस धरती पे नहीं भेजा है कि इसी तरीके से आपको आपकी लाइफ जीनी है, कि पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर शादी, शादी के बाद कुछ घूमना है दुनिया, उसके बाद बच्चा करना है, फिर गाड़ी, फिर घर, फिर एक और बच्चा, फिर एक और बड़ा घर, फिर एक और बड़ी गाड़ी, एंड ये कहानी चलती जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही जीना है। और जो लोग ऐसे जीते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वही सक्सेस है, पर लोग इसी को सक्सेसफुल डिफाइन करते हैं। और वही अगर आप ये काम ना कर पाओ, काफी साल बीत गए, मान लीजिए आप अपने 20s के एंड में आ गए हो और आपको अच्छी जॉब अभी तक नहीं मिली है, या
आप 30s के मिड में आ गए हो, अगर आपने अभी तक अपना घर नहीं खरीदा है, आपके पास एक गाड़ी नहीं है, तो लोगों को लगता है कि ये सक्सेसफुल नहीं है और ये हैप्पी नहीं है अपने लाइफ में, ये दिखावा कर रहा है। पर ये तो हो सकता है ना कि हर इंसान का अपने लाइफ को लेकर के तरीका अलग अलग। हर इंसान का ये ड्रीम नहीं होता है कि बस दिखावा करने के लिए पहले बस पैसे उड़ाओ। लोग लोन लेकर के घूमने चले जाते हैं, मैं ऐसे बहुत लोग को जानती हूँ जो EMIs पे घूमने चले जाते हैं। क्या फायदा है ऐसा घूमने का जहां पे आपको, अगर आपकी जॉब चली जाए तो आपके पास में 5 महीना खाने को पैसा नहीं है। क्या फायदा है ऐसा घर खरीदने का जहां पे 80% आपका सैलरी जो है वो लोन में जा रहा है। क्या फायदा है ऐसा गाड़ी खरीदने का जिसको खरीद तो लिया पर उसकी सर्विसिंग के लिए आपको मेहनत लग रही है क्योंकि उतने पैसे नहीं है। तो दिखावा करके क्या फायदा। हमने हर वो काम उसी स्टेज पे किया जिस स्टेज पे हम वो कर सकते थे, इजिली कर सकते थे। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ये बात कि अगर आप अभी अपने लाइफ के ऐसे कहीं भी खड़े हैं जहां पे लोग आपको ये बोल रहे हैं कि ये तो सक्सेसफुल नहीं है, ये लेट चल रहा है, बाकियों से सब आगे निकल गए, ये पीछे है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपकी लाइफ है, आप अपने पेस पे ही आगे बढ़ोगे। आपने ये देखा है जो पौधा होता है, जब आप सीड के फॉर्म पे उसको जमीन पे गाड़ते हो तो कितना प्रोसेस जमीन के अंदर चल रहा होता है, फिर जाके बाहर वो पौधा बन करके निकलता है। तो जब वो जमीन के अंदर का प्रोसेस चल रहा होता है ना, तब दुनिया बहुत बोलती है कि ये तो बेकार हो गया, ये तो कभी खिलेगा ही नहीं, इसको तो पानी ही मत डालो, इसकी तो किस्मत में ही खिलना नहीं लिखा है। पर फिर एक दिन वही बीज से पौधा निकलता है, वो पौधा में फल भी आता है, उस पौधा में फूल भी आता है और वो बड़ा होकर के दूसरों को छांव भी देता है। सोचिए, तो जब आप उस फेज में हो कि आप जमीन के अंदर हो और लोगों को दिख नहीं रहा है आपका सक्सेस, सो कॉल्ड सक्सेस, लोगों को दिख नहीं रहा है कि आप लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो, आपको घबराना नहीं है। आपका जो प्लान है आपको उसी प्लान पे चलना है। एंड सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि किसी का भी फॉरेन का ट्रिप वाला व्लॉग देख करके ये कभी मत सोचिएगा कि चलो कैसे भी करके हमें भी चले जाना है, बिकॉज दिस इज हैप्पीनेस, बिकॉज दिस इज सक्सेस। और यहाँ आपके बैंक बैलेंस में उतना पैसा भी नहीं है कि अगर कल होकर के कोई भी जरूरत पड़ती है तो आप 5-6 महीना भी सस्टेन कर सको, तो ये बहुत ही गलत बात होगी। तो इसीलिए हमेशा पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए, अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करिए। स्किल पे करता है आपको, आपका जो बैंक बैलेंस है उसको थोड़ा ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाइए कि भगवान ना करे अगर आपको 5-6 महीना घर बैठ करके भी खाना पड़े तो आप वो कर सको। जितना हो सके लोन से बचिए, जितना हो सके टाइम पे चीजों को पे करके डेट फ्री हो जाइए। ये सब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है लाइफ का। और फिर जाके वो करिए जो ऑफ कोर्स करना ही चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं मानती कि दुनिया नहीं घूमना चाहिए, मुझे तो बहुत शौक है, पर शौक का एक समय होता है, राइट। कभी भी कर लेंगे तो वो शौक मुसीबत बन जाएगी। तो उसके बाद दुनिया भी घूमिए, उसके बाद लग्जरी भी करिए। क्यों नहीं करेंगे, इस दुनिया में भगवान ने पैदा किया है तो हर एक वो चीज करिए जो आपको लगता है करके आपको खुशी मिलती है। पर क्योंकि लोग जज कर रहे हैं इसलिए दिखावे में कर देना इज वेरी रॉन्ग। तो हमने शादी के बाद 8 साल तक हम 2 व्हीलर पे घूम रहे थे। इनफैक्ट अंगद के पास पहले स्पोर्ट्स बाइक थी शादी से पहले, वो शादी के बाद वो स्पोर्ट्स बाइक हमने बेच दी, हमने ले लिया एक्टिवा, क्योंकि एक्टिवा में हमें सब्जी लाना, राशन लाने में आसानी होती थी। तो हम एक्टिवा पे आ गए और लोग सोच रहे थे कि अरे ऐसे तो क्या पैसे की दिक्कत आ गई, स्पोर्ट्स बाइक बेच के एक्टिवा पे आ गए। इतने छोटे से घर पे रहते हैं, घर भी हमारा कोई बहुत बड़ा सोसाइटी में नहीं था। या हमने ये घर भी बुक किया तो लोगों ने बहुत बोला कि अरे ये तो कोई हाई राइज नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ा बिल्डर नहीं है, ऐसा वाला क्यों किया। पर हमारे तरीका अलग है। हम दिखावे के लिए ऐसे बड़े बिल्डर में घर ले लिया, 1-1.5 करोड़ का घर ले लिया, अब लोन चुकाते चुकाते हालत खराब है। हम वैसे नहीं जीते हैं, हमें पता है हमें क्या करना है, कितना करना है, कहाँ लगाना है पैसा, कहाँ नहीं लगाना। आज की तारीख पे हाँ हम लग्जरी पे भी खर्चा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्लानिंग करी है उस तरीके से। तो मेरा यही था आपको कहने का मतलब कि अपने हिसाब से, अपने पेस पे अपनी लाइफ को जिए। आप अपने रियलिटीज को जानते हैं, जज करने वाले करते रहेंगे। आज वही रिश्तेदार, वही लोग आज हमें जब देखते हैं व्लॉग्स, सभी हमारे व्लॉग्स देखते हैं, भले सामने से 90% लोग कभी नहीं बताते कि ये देखा वो देखा, पर हमें पता है। तो वो जब देखते हैं तो उनको पता है कि ठीक है हम कैसे जिंदगी जी रहे हैं। जब मेरा बेबी नहीं हुआ इतने सालों तक तो काफी लोगों को वो भी लग रहा था कि इसकी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं होता, प्लस बच्चा भी नहीं होता। पर देखिए जब होना था तो हो गया। तो बस आप काम करते रहिए, लोग बोलते रहेंगे उनका मत सुनिए और अपने स्किल्स पे, अपनी फाउंडेशन पे काम करिए। सबका समय आता है, वो पेस अलग अलग है। एक ही टाइम पे एक ही रेस में आपको दौड़ के जीतना जरूरी नहीं है। आपकी रेस अलग है, आप अपनी रेस को अपने हिसाब से दौड़िए और आप जीतेंगे ही। पर दूसरे से कंपेयर करके उनके टाइम पे कोशिश करेंगे तो चांस कम हो जाएगा। कैसे गिरा दिया? मैं 2 मिनट के लिए गई थी एक्चुअली नीव का पानी भरने के लिए, नहाएगा अब। और ये कप कहाँ से लिया? क्या तुमने ये कप ऊपर से लिया? नो 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 नो। ओ हो अंगद को बोला 2 मिनट देखो मैं पानी भरने जा रही हूँ। अंगद फोन पे बात करने लगा। यहाँ अंगद जी बात कर रहे फोन पे। तो लकीली मेरा कप नहीं टूटा और कप इसको चुभा नहीं। नीवू आइए आइए इधर आइए। ये देखिए बेटा ने क्या किया है, देखो नीचे
क्या किया? ओह नो, पता है क्या किया? ये कहाँ से बचा? पहले मैं बताती हूँ, वो हटाया मैंने। यहाँ पे 2 चाय का कप था। हाँ। अब मुझे ये बताओ, ये कप इसने गिराया है खुद से? आई डोंट नो, कब गिराया तो टूटा हुआ कब दिखेगा ना? टूटा नहीं था, पर कप नीचे था जमीन पे, इसके हाथ में था। हाउ डिड ही रीच हियर? मैं वही सोच रही हूँ कि वो उठा करके उसने हाथ में लिया, कप गिराया, बच गया, इसको पैर में चुभ जाता और खेल रहा था। माय गुडनेस, कौन किया ये कौन पकड़ो किया इसको, भाई मैं पानी बंद करूँ, इसका गीजर ऑन किया है। साहब? ये कौन किया है? हाँ, नींबू किया, नींबू किया, कौन किया? कौन किया? नींबू, नींबू किया। नींबू को मैंने शाह दिलवा दिया है, साथ में मैंने भी नहा लिया। अब नींबू के लिए बनाने जा रही हूँ मैं लंच। जब तक मैं लंच कराऊंगी तब तक अंगद जो है वो नहा लेगा। हमारा जो लंच है उसकी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक भैया है, वो बहुत टेस्टी बिरयानी बनाते हैं। तो उन्होंने ग्रुप में पोस्ट किया था कि इनको चाहिए, वो बताइए। तो हमने उनसे 2 बिरयानी ऑर्डर किया है। नींबू ने अपना लंच फिनिश कर लिया, दही और रोटी, और अंगद गया अभी शाह लेने। अगर अंगद अभी इसका ये हाल देखेगा ना, तो उसने जो मुंह बनाना है ना, क्योंकि उसको तो दही पसंद है नहीं, और मैं नीव को दही खिलाती हूँ। देखिए, दही का इसको आदत है, इसलिए इसको योगर्ट भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो पता नहीं बड़ा होने के बाद अंगद जैसा बन जाएगा, दही नहीं खाएगा, क्या करेगा पता नहीं, पर अभी बहुत चाव से दही और रोटी खा लेता है। आ गया हमारा लंच। इतना देर से वेट कर रहे थे, तो वो जो भैया बिरयानी बनाते हैं, देखिए इतना टेस्टी बिरयानी है। और नीव को सुला दिया। मीनवाइल वेट करते करते नीव को पहले हमने सुला दिया। अब हम आराम से खा सकते हैं संडे लंच। तो खोलना दिखाना, वह स्मेल तो मुझे डब्बे के बाहर से आ रही है। बहुत अच्छा है। वाह, 3 hours later. नीबू डोनाल्ड डक का है। वेरी गुड। अभी हम लोग नीबू को नया क्या सिखा रहे हैं? यो। नीबू यो। कैसे करते हैं नीबू? यो। अभी वो सीख रहा है, 2 दिनों से उसको बहुत हंसी आ रही है। कैसे करते हैं? यो। नीबू यो। अभी जस्ट सोकर उठा है। और देखिए ना, इसको मैंने एक चोटी बांध दी, अंगद ने फाउंटेन चोटी बांधी थी। पर जानते हो, इस एक चोटी के लिए रबर बैंड मुझे चेंज करना पड़ेगा। बना लेना। हाँ, ये रबर छोटा पड़ रहा है, तो उसको तीसरा वाला ना लूप नहीं हो पाता है। जय जय करने के साथ साथ में बहाना होता है ये सबसे खेलने का। ये तीनों डब्बे वहाँ नीचे में रखती हूँ, तो जय करेगा, बोलेगा खोलो खोलो मुझे जय करना है। जय करेगा और फिर चालू हो जाएगा। पर ये अभी तक तो नहीं खुल पाता है, इससे तो मैं सेफली दे देती हूँ। पर आज जो इसने चाय के साथ किया है ना, उसके बाद तो जय। पहले भगवान जी को तुम अच्छे से जय करो, तुम बोले ओपन करो तो अच्छे से जय करो, उसके बाद ना, उसके बाद खेलना ना। हाँ, फैन अभी नहीं, फैन अभी नहीं, अभी ठंडा है बहुत, शाम हो गई ना। फैन ऑन करने बोल रहा है, देखिए हर एक स्टेप इसको याद है। अब फैन ऑन कर। जय जय भगवान जी, जय जय भगवान जी, जय जय कर रहा है कि डरा रहा है भगवान जी को? जय। जय। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सारा कपड़ा उठा करके यहाँ पे रखना है, बेड पे। हाँ, उठा के बेड पे रखो। क्यों गिरा दिया? नहीं, उठाओ उठाओ, सारा कपड़ा इकट्ठा करो। हाँ, वो भी यहाँ पे रखो, बेड पे रखो, बेड पे रखो। हाँ, वहाँ पे रखो। नहीं, और नहीं फेंकना है। वो जो तुमने कपड़े गिराए ना नींबू, वो देखो, ये जो तुमने कपड़े गिराए ना, मम्मा ने फोल्ड करके रखा था ना, इन सबको उठा के बेड पे रखो फिर से। हाँ, फिर से बेड पे रखो। गुड बॉय, रखो यहाँ पे, रखो यहाँ पे बेबी, यहाँ पे बेड पे रखना है, बेड पे रखना है। ट्राई करो, ट्राई करो, बेड पे रखो, ट्राई करो, हो जाएगा। नहीं समझ रहा एक्चुअली वो बेचारा। चलिए अब बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो पढ़ा है आपने टाइटल में, कि हमारा कितना खर्चा हुआ अभी हांगकांग ट्रिप में, ताकि अगर आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर में तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट के बारे में। तो फ्लाइट जो हमने बुक करी थी ना, जो एयरलाइन बुक करा था, उसका नाम था कैथे पैसिफिक। और हमें जो खर्चा पड़ा है वो है टू एंड फ्रो टिकट का, यहाँ से जाना मेरा और अंगद का, और वहां से लौटना का 95,000 रुपीज। अभी नीव तो देखिए 2 साल से नीचे का है, तो उसका कोई सीट का दाम तो लगता नहीं है, क्योंकि कोई सीट होता ही नहीं है। पर फिर भी हिडन चार्ज लेते हैं एयरलाइंस। तो नीव का 7,000 रुपीज जाने का, 7,000 रुपीज आने का वो लोग लेते हैं टैक्स के फॉर्म में। तो इस 95,000 में 14,000 जो है वो नीव का भी है, टू एंड फ्रो का। हमने जो लिया था वो था बेसिनेट वाला सीट। अभी देखिए, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता इसके लिए, पर आपको ना डायरेक्ट अगर आप वेबसाइट से बुक करोगे एयरलाइन का, तो फिर आपको ये ऑप्शन दिखेगा। क्योंकि मुझे 1-2 कमेंट आए थे मेरे सब्सक्राइबर्स के कि शोना, हम लोग जब कर रहे हैं थर्ड पार्टी से किसी से, तो हमें तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा बेसिनेट वाला। तो आप डायरेक्टली करोगे एयरलाइन की वेबसाइट से, तो आपको ऑप्शन
इसका भी दिखेगा, बेसिनेट का भी, और भी क्लैरिटी आती है सीट को लेकर के, मील्स को लेकर के, तो बेटर रहता है एक्चुअली, इन प्राइसिंग के हिसाब से भी बेटर रहता है। तो ये हो गया 95,000 रुपीज का जाना आना। नेक्स्ट जो बड़ा खर्चा आता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। कहीं भी आप जाओ वो है स्टे, यानी कि अकोमोडेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको हर तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा। हमने एक चीज देखी हांगकांग में कि यहाँ पे अगर आपको एयरबीएनबी या कोई सर्विस्ड अपार्टमेंट लेना है ना, तो मिनिमम आपको 30 डे का स्टे करना पड़ेगा। लाइक हमने जितना रिसर्च किया, जिस एरिया में हमें रहना था ना, वहां पे कहीं भी 30 डेज से अगर आप कम रह रहे हो तो आपको एयरबीएनबी या सर्विस अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। तो फिर हमने सोचा कि चलो होटल करते हैं, और होटल में हमारा मन था कि थोड़ा सा लग्जरी वाला स्टे करें। तो हमने जो किया है वो ओवर द टॉप जाके किया है, ये बिल्कुल नॉर्मल बजट नहीं है। तो इससे आप ये मत सोचिएगा कि स्टे यहाँ इतना महंगा है। हांगकांग में आपको 10,000, 12,000, 9,000 में भी मैंने देखा रूम्स मिल जाते हैं, अच्छे होटल में भी मिल जाते हैं। हमने जो किया था उस होटल का नाम था कॉर्डिस होटल। ये एक 5 स्टार होटल है। लोकेशन इसका सुपर्ब लगा हमें, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। जस्ट होटल के लॉबी से एक मॉल था, मॉल के साथ में था मेट्रो। तो कहीं भी जाना हो हांगकांग में, हम कहीं भी ट्रैवल किए ना, हमें 25 मिनट 20 मिनट ही लगा। तो इसलिए हमने ये वाला होटल लिया ए। प्लस इस होटल में और भी रूम्स थे जहां पे हमें 12,000 14,000 भी पर नाइट पे मिल जाता, पर हमने लाउंज एक्सेस वाला रूम लिया। इसका व्यू जो था वो 36 फ्लोर से आ रहा था, पेनोरामिक व्यू। तो हमारा पर नाइट स्टे था 25,000 रुपए का, और हमें पड़ा वो 1,75,000 1,80,000 के अराउंड फॉर 7 डेज। तो ये बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी हमने स्पेंड किया अपने ट्रिप का, विलिंगली किया। पर अगर आप चाहो तो 10 से 12,000 पर नाइट में भी, यानी कि 1,00,000 के अंदर में भी मैं बोलूंगी आप 7-8 दिन आराम से रह सकते हो, टैक्स वगैरह लगा दो तो। अच्छा, इसके बाद देखिए वहां पे सब कुछ जो है बहुत अफोर्डेबल है। डिज्नी की मैं बात करूं तो पर हेड टिकट है 6,000 रुपए। अगर आप लेते हो एक्सप्रेस टिकट तो है 12,000। पर अगर आप वीकडे को जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगी कि एक्सप्रेस वाला मत लीजिए। एक्सप्रेस में फायदा ये होता है कि लाइन में आपको लगना नहीं, आप डायरेक्टली घुस जाते हो। पर वीकडे को भीड़ होती ही नहीं उतनी। हम सारे राइड में जो चढ़े ना, वो 5 से 6 मिनट की वेटिंग थी। एक आध ही राइड था जहां पे 15-20 मिनट था, तो 12,000 देने का पॉइंट नहीं, तो हमने 6,000 पर हेड दिया। नीव तो फ्री आता है हर चीज में। फिर जो पीक ट्राम था, जो वहां का मेन अट्रैक्शन है, वो है 800 रुपए जाना, 800 रुपए आना, मतलब कि टू एंड फ्रो पर बंदे का है 1,600 रुपए, वेरी अफोर्डेबल। उसके बाद जो हमने वहां पे केबल कार किया बिग बुद्धा देखने के लिए, वो हमें पड़ा 3,500 रुपए पर हेड टू एंड फ्रो। तो मतलब मेरा अंगद का जाना आना मिला के पड़ा 7,000 रुपीज, तो वो भी अफोर्डेबल है। तो यहाँ पे ना मेजोरिटी बाकी जो अट्रैक्शन है ना, उसके प्राइस बहुत कम लगे मुझे। अब बात करते हैं कॉम्यूट करने की। तो मेजोरिटी कॉम्यूट जो हमने किया वो मेट्रो से किया। तो एयरपोर्ट में उतरते ही सबसे पहले हमने ऑक्टोपस कार्ड बना लिया, उसको रिचार्ज कर लिया। वो आपको मेट्रो में भी चलेगा, 7-Eleven सुपर स्टोर पे भी चलेगा, वो आपका कैब में भी चलेगा, वो आपका बस पे भी चलेगा। तो ऑक्टोपस कार्ड को आपको वहां से ले लेना है एयरपोर्ट से, और रिचार्ज कर लीजिए, और आपका पूरा हांगकांग में आप उससे ट्रैवल कर सकते हो। तो मेट्रो बहुत ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी है। हमने काफी कम बार वहां पे टैक्सी किया होगा। तो मेट्रो का अगर मैं बात करूं ओवरऑल इन 7 दिनों में जितनी बार भी हम मेट्रो पे चढ़े होंगे, जो कि दिन में कम से कम 4 से 5 बार हम मेट्रो पे चढ़ते थे, फिर भी हमारा 12,000 का खर्चा आया कम्यूट का। टैक्सी जो हमने करी है 2 से 3 बार टैक्सी करी होगी, वो महंगी पड़ती है, क्योंकि उसका जो बेसिक फेयर है ना वही 290 रुपए है, मतलब 29 हांगकांग डॉलर तो वो बेसिक चार्ज करते हैं। फिर उसके ऊपर जितना आपको लगना है। तो एक बार टैक्सी में बैठे मतलब आपका 500 रुपए तो चला गया, 400 से 500। तो हमने टैक्सी बहुत कम बार की। बस जो करी हमने और जो फेरी किया हमने, वो दोनों बहुत सस्ते हैं। मतलब बस तो आपको 40 रुपए में हो जाएगा, 50 रुपए में हो जाएगा, फेरी भी आपको 50 रुपए में हो जाएगी। तो वो सब भी बहुत सस्ता है। तो कम्यूट इज वेरी इजी, उस पर आपका खर्चा बिल्कुल नहीं होगा। फूड की बात करें तो डिपेंड करता है अगेन आप कहाँ खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो। तो हमने जो भी खाया, हमने कुछ वहां का लोकल भी ट्राई किया, हमने कुछ वहां पे नॉर्मल KFC मैकडी भी ट्राई किया। हमने वहां पे एक बारी थोड़ा महंगा था रेस्टोरेंट, वहां पे मिल रहा था कोरियन पिज्जा, तो वो हमें 4,000 का एक पिज्जा पड़ा था, तो हमने वो भी ट्राई किया। हमने वहां पे एक दिन इंडियन भी खाया, वो भी थोड़ा महंगा ही पड़ता है। तो डिपेंड करता है अगेन आप क्या खा रहे हो। पर फिर भी मैं ऑन एन एवरेज अगर बोलूं तो एक बंदे का मील जो है वो 800 रुपया आप पकड़ के चलिए। तो हमारा खर्चा जो है हमने सोच समझ के मेजोरिटी खर्चा जो है वो अकोमोडेशन में रखा। वो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छी जगह रहना, और जो व्यू आ रहा था वो मैंने हर दिन एंजॉय किया। एंड एक और क्वेश्चन आया था मुझे, आप मकाओ क्यों नहीं गए? तो देखिए हम जानबूझकर मकाओ नहीं गए, हमें ना भागा दौड़ी ज्यादा नहीं करनी थी। तो मकाओ के आप फिर वहां पे जाओ, या तो वहां स्टे करो, स्टे ना करो तो एक दिन में लौट करके आओ, नींव को लेकर के धूप में जाना। तो हम भी था ना कि हम थोड़ा रिलैक्स वे में ट्रिप करें। तो अगर आपने देखा होगा तो हमारा पैटर्न ये था कि सुबह आराम से उठना, नाश्ता करना, तैयार होना, एक कोई लोकेशन जाना, कोई एक चीज देख करके फिर से रूम वापस आना,
फिर यहाँ पे आकर के नीव को नहलाना, उसको खाना खिलाना, उसको सुला देना 2 घंटे के लिए, फिर शाम में चाय वाय पी करके फिर निकलना, फिर रात को 9:30-10 तक वापस आना। सिर्फ डिज्नीलैंड ही एक ऐसा दिन था जब हम पूरी सुबह गए और रात को वापस आए। तो जनरली हमने यही पैटर्न रखा। इससे क्या होता है कि बच्चा फ्रेश रहता है। वरना अगर आप ये टारगेट रखोगे कि बस रगड़ के घूम लेना है, बस पैसा वसूल कर लेना है, सुबह निकलेंगे रात को आएंगे, तो बच्चे के साथ आप नहीं एंजॉय कर पाओगे। बच्चा धूप में परेशान हो जाएगा, क्रैंकी हो जाएगा और आप भी मजा नहीं कर पाओगे। तो ये ब्रेक लेना बड़ा जरूरी होता है। तो इसलिए हमने होटल ऐसा किया कि जहां से ना हमको ऐसा एक सेंटर पॉइंट पे हो जाए ना कि कहीं से भी लौट के आने में हमको बहुत टाइम नहीं लगे, बहुत मेहनत नहीं लगे, बहुत खर्चा ना हो। तो हम सुबह गए, फिर दोपहर को वापस आ गए, फिर सो गया नीव आराम से अपने बेड पे रिलैक्स करके, फ्रेश उठा, फिर गए, फिर घूम करके आए। इसलिए आपने देखा कि नीव ने इतना एंजॉय किया और इसलिए हम एंजॉय कर पाए। तो इसलिए मकाओ का हमारा प्लान नहीं था। हमारा था कि बस हमें हांगकांग एक जगह आराम से घूमना है। फिलहाल चलिए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।